चीजें हमने डिस्कस की थी बेटा। पहली चीज ये डिस्कस की थी कि अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स एसेट्स दे रखी है, जो दो चीजें आपको डिस्कस करके बताई थी वो ये बताई थी कि अगर फिक्स एसेट्स दे रखी है रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस ये किया बेटा कि फिक्स एसेट्स में से जो आपने परचेज की थी, जैसे मान लीजिए आपने मशीनरी को परचेज किया है 1 लाख रुपीज में, ये इसकी कॉस्ट है बेटा, ये इसकी क्या है, कॉस्ट है। लेकिन बैलेंस शीट में कॉस्ट पे ना दिखा के इसमें से जो डेप्रिसिएशन लगा है वो लेस हो रखा है, मान लीजिए 20,000 का, और बैलेंस शीट में आपको 80,000 पे दिखा रखा है, तो ये 80,000 इसकी WDV है, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू में, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये चीज हमने कल की थी एक, तो बोला हाँ सर। उसके बाद में सेकंड चीज मैंने जो की थी वो की थी कि व्हेन द फिक्स्ड एसेट्स शोन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन, ये दो चीजें मैंने आपको कल बताई थी। एक तो बताया था कि बेटा डायरेक्ट रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड दे रखा होगा, मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू पे ही दे रखी होगी, और उस सिचुएशन में आपको दो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। दो इंफॉर्मेशन, एक तो आपको डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, और एक दे रखी होगी अगर कोई मशीनरी सेल हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। और ये क्वेश्चन लिया था मैंने, इसका जब सॉल्यूशन करवाया होगा तो इससे जस्ट नीचे की स्लाइड पे करवाया होगा, दिखाता हूं मैं आपको इसके नीचे की स्लाइड पे। ये मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया था, मैंने बताया था बेटा एक ही लेजर बनाना पड़ेगा अगर आपको WDV मेथड या WDV पे दे रखी है अगर असेट्स की कॉस्ट। तो ये टू बैलेंस BD जो दे रखा है वो 8,60,000 था, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD था। ये सब चीजें अपने डिस्कस की थी बेटा। आप इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, ये मैंने लास्ट 4 मिनट के अंदर वो चीजें वापस से बताई है। एक और मेथड था जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा होगा, सर वो बताइए, वो वाली स्लाइड ये भी दिखा देता हूं। देखो इसमें क्या था, ये बैलेंस शीट के अंदर असेट्स दे रखी है, इस बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स दे रखी है, इस बैलेंस शीट में जो असेट्स दे रखी है, इस असेट्स के अंदर, सॉरी, तो इस बैलेंस शीट की जो असेट्स दे रखी है बेटा, वो असेट्स इसकी कॉस्ट दे रखी थी, और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेस हो रखा था, और फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू बता रखी है। और इन सिचुएशन के अंदर बेटा हमें एक इंफॉर्मेशन दी मिलती है, मैंने आपको थोड़ा हिंट भी बताया था कि अगर बाई चांस जब मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर दे तो उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी वहीं से मिलेगी। और इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, देखो आप चेक करोगे तो इसमें केवल मशीनरी जो सोल्ड हुई है वही हमें इंफॉर्मेशन मिली है, बाकी क्या डेप्रिसिएशन कितना लगा वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर हमें किसका लेजर और बनाना पड़ेगा, मशीनरी का भी बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनाना पड़ेगा। तो मशीनरी के लेजर से तो हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड निकाल देंगे, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर जो बनाएंगे उससे हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो हम इस लेजर से फाइंड आउट करते हैं। सर वो वाली भी स्क्रीन दिखाई, ये तो क्वेश्चन था, ये बता देता हूं, ये इसकी स्क्रीन थी। ये मैंने एक तो बनाया था मशीनरी अकाउंट और एक बनाया था मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा, इनमें कुछ पूछना है पहले तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कॉपी में भी हमने लिख लिया है, ऐसा कैसा लिखा जैसा आपने लिखा था, तब तो आएगा मजा, अदरवाइज तो मजा नहीं आएगा बेटा। आप ये सोचो कि सर तो लिखते जा रहे हैं और हम हमारे हिसाब से आराम से बाद में लिख लेंगे, नहीं चलेगा बेटा। यहां तक अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर हम आगे चलते हैं बेटा, आगे और क्या केस आ सकते हैं। आगे वाले तो बहुत ईजी है बेटा, अब कुछ नहीं है, अब तो सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट बढ़ाने की बारी आ गई है। लेकिन आज की क्लास हम क्या लेंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट है बेटा वो कहां से आते हैं वो हम डिस्कस करके अभी फटाफट से खत्म करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं उनको एक बार वापस से डिस्कस कर देते हैं। अरे यार कौन आना चाहता है, फरदीन खान, किसको ये सुबह सुबह जरूरत पड़ती है। आ रही बात समझ बेटा, तो मैं क्या करता हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये चीज ध्यान रखना कि आगे के पॉइंट है उसमें ज्यादा समस्या नहीं है। इसके अंदर जो मैंने बताया MCQ क्वेश्चन बनेगा तो वो भी बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स में से, वो भी बनेगा प्रपोज डिविडेंड में से। प्रपोज डिविडेंड का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर का अपन को कंसीडर करना है। कौन सा कंसीडर करना है बेटा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर का कंसीडर करना है, करंट ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैं प्रपोज डिविडेंड की बात कर रहा हूं। बोले यस सर, प्रपोज डिविडेंड का सिस्टम आपने बता दिया, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और फिक्स एसेट्स का क्वेश्चन आ सकता है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो जैसे ये चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा, फिर देखिए मैं आपको कैसे क्वेश्चन करवाता हूं। और छोटे छोटे भी क्वेश्चन करेंगे और बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे हम हमारी इसी क्लास के अंदर। छोटे क्वेश्चन भी करेंगे और बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। बोले छोटे क्वेश्चन किस लिए करेंगे, अगर पेपर आपको MCQ मिलता है तो फिर क्या करेंगे हम,
एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर हम शुरू करेंगे बेटा। अभी हमें सीबीएसई ने कुछ भी गाइड नहीं किया है कि जो पेपर आने वाला है वो एमसीक्यू ही आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, ये कुछ बताया हुआ नहीं है बेटा। अगर एमसीक्यू आते हैं तब हम इसके छोटे छोटे की प्रैक्टिस करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन की हमें इसलिए प्रैक्टिस करनी है ताकि इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैश फ्लो के। बोले हाँ सर। तो अभी आप हमें क्या बताएंगे? अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, मैं आगे से आगे कुछ चीजें लिखूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप पॉइंट बोलते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता होगी। सर ये कहां से आएगा? ये तो आपने बताया ही नहीं है। अरे ये भी बताओ क्या? हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओगे आपको? अरे बोलिए, बताओ क्या बेटा, क्या कर लोगे आप लोग? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? चलिए यस मैं बता, बिल्कुल बिल्कुल ओके। देखा नहीं मैंने। इन दोनों का भी ट्रीटमेंट बता दूं, मैं एक एक बताता चल रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे आया, डेप्रिसिएशन का फिगर कैसे आया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्सेस कैसे आया, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेस कैसे आया। अब अगर ये दो चीजें इजी तो है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो ये भी मैं बता हुआ चलता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट सेम टू सेम फिक्स एसेट्स की तरह होगा। लेकिन एक फायदा है बेटा इसमें। बोले क्या फायदा है सर? इसमें फायदा ये है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। बताता हूं मैं आपको, आप सुनिएगा। मैं इसको आपको लेके जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट का भी लेजर बनाएंगे बेटा। किसका लेजर बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट का। मान लीजिए मैं मेरे मन से एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, अब मेरे पास बुक से नहीं, अब मैं मेरे मन से एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, आपको सब पता होना चाहिए बेटा, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहां आता है ये पता होना चाहिए बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है वो कहां आता है मैं बता देता हूं। ये बैलेंस शीट है, सुबह सुबह हाथ बराबर काम नहीं कर रहा। ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर आपको पता होगा ये नॉन करंट एसेट्स होगी बेटा। ये इसका हेड होता है। इसके अंदर एक तो आती है फिक्स एसेट्स, जहां से हमने ये मशीनरी का लेजर बनाया होगा। बोले हाँ सर। ये फिक्स एसेट्स एक पूरा सब हेड है बेटा। एक दूसरा सब हेड आता है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कोई भी आ सकता है बेटा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट वगैरह कुछ भी आ सकता है, और या फिर डायरेक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है। मान लीजिए ये है 2021 और ये है मान लीजिए 2020। यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा मान लीजिए 50,000 और यहां इन्वेस्टमेंट दे रखा 75,000। बताइए क्या हुआ होगा? डायरेक्ट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते बेटा? डायरेक्ट बता सकते हैं बेटा कि ये इन्वेस्टमेंट और परचेज हुआ होगा। डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? देखो इसका लेजर बनाता हूं छोटा सा, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बताइए बैलेंस कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट से मैं लिखूंगा मैं टू बैलेंस बीडी। बोले हाँ सर। ये ओपनिंग बैलेंस है? बोले हाँ सर। ये 50,000 मैंने लिख लिया। क्लोजिंग बैलेंस बोलिए सर। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी जो है क्लोजिंग बैलेंस है वो 75,000 है। बोले यस सर। दोनों साइड की टोटल क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। 75,000 इधर भी आना चाहिए और 75,000 इधर भी आना चाहिए। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया गया? एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होने की वजह से ये जो 75,000 तो क्रेडिट साइड में है और डेबिट साइड में केवल और केवल 50,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? यहां पर हम लिखेंगे बेटा टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज, टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज, और वो कितना आएगा बेटा? 25,000 से। बताइए ये जो टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज आएगा वो कहां जाएगा? तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएगा। कहां जाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो सर आप तो हमें ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताने वाले थे। अरे हाँ बेटा, मैं आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ही बताने वाला था, लेकिन मैं आपको पूरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कंडीशन बता रहा हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट सेल हुआ ही नहीं है। अच्छा यू है क्या सर? मैं नीचे बैलेंस इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, ये आप लोगों ने अगर लिख लिया होगा तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ये मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस भरा और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस भरा, और इसके बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से मैंने सीधा टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज लिखा कि मेरे को लगा कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ और परचेज किया होगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखूंगा बेटा। देखते रहना आप स्क्रीन पे, ये मैंने हटा दिया है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी लिखा हो फास्ट में, तो कोई बात नहीं। मैंने बताया ना आपको कि वीडियो वापस से शाम को अपलोड हो जाएगा, आपको जरूर देखना है। तो देखिए
ये मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस बेटा, ये लिखा क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन कभी कभार क्या होता है, यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। और क्या लिखा आएगा पता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 was sold for rupees 30,000। ये है बेटा, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25,000। ये सेकंड केस है बेटा, ये केस 2 है। पहले में कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, सेकंड में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25,000 was sold for रुपीज 30,000। अब बेटा ये तो इन्वेस्टमेंट दे रखा था, तो शुरुआत कहां से करेंगे सर? शुरुआत तो वहीं से करेंगे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से। कलर चेंज कर देता हूं ताकि दिखेगा ये केस 2 है। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कहां से शुरू होता है बेटा। ये जो मैंने लिखा हुआ बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये यहां से लिया मैंने 50,000। ये यहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले हाँ से जाएगा। ये 50,000 लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप लिखते रहना साथ साथ में। सेकंड ये है 75,000, बोले हाँ सर। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस है। आप पढ़ के लिखना बेटा, इधर वाला ओपनिंग और इधर वाला क्लोजिंग मत लिख लेना। ये ईयर पढ़ना, ये 2021 है मतलब क्लोजिंग, और ये ओपनिंग है बेटा 2020। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। कभी कभार बच्चे ये भी गलती कर लेते, इधर वाला ओपनिंग लिख लेते और इधर वाला क्लोजिंग लिख लेते। जरूरी नहीं है बेटा, पढ़ के करना। कभी कभार 20 इधर भी हो सकता है, 21 इधर भी हो सकता है। बोले ठीक है सर। तो ये 2 बैलेंस बीडी भी लिख लिया और आपने बाय बैलेंस सीडी भी लिख लिया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन क्या इस बार भी सीधा 2 बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज लिख ले क्या 25,000 रुपए का? अरे लिख सकते थे बेटा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो। अब इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है बेटा, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25,000। एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 25,000 की थी, जिसको हमने सोल्ड किया बेटा। और वो सोल्ड कितने में किया बताइए? 30,000 के अंदर। बोले हाँ सर 30,000 में सेल किया है। बताइए मेरे पास कितना पैसा आया होगा? अरे बताइए मेरे पास कितना पैसा आया होगा? 25,000 आया होगा या 30,000 आया होगा? बताइए बेटा। 30,000 सर। वेरी गुड बेटा, 30,000 रुपीज आया होगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 25,000 की, उसको सोल्ड जो किया बेटा वो 25 ना करके 30 में किया है। तो बताइए पैसा आया होगा तो हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैंने सेल करने के लिए इधर बताया हुआ बेटा बाय बैंक, ये मैंने सेल किया, पैसा आया 30,000 रुपीज से। हाँ सर, लेकिन एक चीज पता होना चाहिए बेटा कि अब जिसकी कॉस्ट 25 थी, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 25 थी, और आपने उसको सेल कितने में किया है? सेल 30 में किया है। तो क्या इसके ऊपर 5,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए। बोले हुआ सर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस लेजर के अंदर दिखाना है बेटा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 2 P&L, इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोले कितने रुपए से आएगा सर? ये आएगा बेटा 5,000 रुपीज से, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ था इस इन्वेस्टमेंट को सेल करने से? 5,000 का हुआ था। देखो अब वो 25 ऐसे भी हो गया। इधर कितना लिखा बेटा 30,000, इधर कितना लिख लिया है 5,000। अगर एक्चुअल देखे तो इफेक्ट तो कितने से क्रेडिट हुआ बेटा? तो 25,000 से ही क्रेडिट हुआ है। पता चला कि 25 से कैसे क्रेडिट हुआ? 5,000 से तो मैंने डेबिट किया पीएनएल के अंदर और 30,000 से क्रेडिट किया है। नेट इफेक्ट जो निकल के आता है बेटा वो क्रेडिट हुआ 25,000 से, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस से 25,000 के चले गए। बोले यस सर बिल्कुल सही है। तो अब सर, अब बेटा इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बस एक ही तो इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया इन्होंने, बस ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर? अब बेटा वही काम करना है जो पहले करते हैं। इधर की टोटल कितनी आ रही है बेटा? सर इधर की टोटल तो 1,05,000 आ रही है। आ रही है क्या बेटा? 75,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 1,05,000। और सर इधर की टोटल कितनी आ रही है? सर इधर की टोटल तो 55 आ रही है। मतलब आपने टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज किया होगा, टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज किया होगा। और वो कितने से किया होगा? कोई बच्चा बता सकता है कितने से किया होगा? सभी बच्चों को पता होना चाहिए सर। आपने 50,000 से आपने इस बार परचेज किया होगा। अगर किसी बच्चे ने यहां पर देख के डायरेक्ट लिख लिया कि सर 25 से परचेज हुआ है, उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट का फिगर भी रॉन्ग हो जाएगा बेटा। मतलब आपको देखो मैं कितनी चीजें बताता हूं। अब इस लेजर से क्या क्या चीजें निकल के आई है? एक बाय बैंक वाला फिगर, दूसरा 2 बैंक वाला फिगर, और तीसरा 2 P&L। देखो ये है बेटा सेल वाला फिगर। कहां जाएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट जब सोल्ड होता है तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखते हैं। बोले यस सर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और वो भी प्लस में जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। ये 2 बैंक जो लिखा हुआ बेटा ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, जहां पर हम लिखते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये फिगर माइनस में आएगा। बोले हाँ सर, लेकिन सर ये 2 P&L, अरे यही वो चीज है जो मैं आपको सिखा रहा था बेटा, यही वो चीज है जो मैं आपको सिखा रहा था। बोले कहां पर सिखा रहे थे सर? देखते हैं अभी,
स्क्रीन पे, ये वाली चीज है। अरे ये वाला चीज मैंने आपको सिखाया बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा, वो ऐसे आ जाएगा। क्या सर लॉस नहीं आ सकता है? अरे बेटा लॉस भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूं, अगर आपने उतार दिया होगा तो चेंज वापस नहीं लिखूंगा, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, चेंज करता हूं। बोले करिए सर, चेंज करिए। देखिए चेंज ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। क्या हुआ होगा बताइए? अरे ये इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया होगा क्या 20,000 में, किया होगा कि नहीं किया होगा? बोले किया होगा सर, बिल्कुल किया होगा। तो इसमें थोड़ा चेंज आया होगा क्या? अरे 100% आया होगा। देखिए क्या क्या चेंज आया होगा वो भी देख लीजिए। लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी होगा इस लेजर से अपने आप निकलेगा बेटा। आप तो केवल लेजर बनाइए। देखिए अब कर रहा हूं मैं। बताइए बेटा ये ओपनिंग बैलेंस में कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। क्लोजिंग बैलेंस में कोई दिक्कत? नहीं सर। अब पढ़े पॉइंट? हाँ पढ़िए सर। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। बताइए बेटा आपने सेल कितने में किया? सर हमने सेल 20 में किया है। हमारे पास पैसा कितना आया होगा? बाय बैंक में आया होगा 20,000। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आपके पास से 20 का गया है क्या बेटा? अरे इन्वेस्टमेंट तो 25 का गया है और सेल आपने 20 में किया है। बताइए 5,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए बेटा। बोले हुआ सर। तो यहां लिखेगा बेटा बाय पीएनएल। अगर प्रॉफिट होता है तो इधर लिखना है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। ये प्रॉफिट नहीं हुआ इस सिचुएशन में, हमें लिखना है बाय पीएनएल। इसको हम बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोले हाँ सर। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, कितने से लिख रहा हूं बेटा? 5,000 से। बस खत्म हो गया बेटा, और कुछ भी नहीं है। बस सर। हाँ बेटा बस खत्म। कितना हुआ वो देख लेते हैं। 75 प्लस 25 इज इक्वल टू सर 1 लाख। 75 प्लस आ रहा है क्या बेटा समझ में? ये 75 है प्लस 25 है इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1 लाख रुपीज। और 1 लाख रुपीज में से इधर कितना आ रहा है बेटा? 50,000 आ रहा है। उसको क्या कर दीजिए आप? लेस कर दीजिए। तो लेस करने के बाद में फिगर जो आएगा टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज, वो कितना आ जाएगा? 50,000। ये फिगर बाय बैंक वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, ये वाला टू बैंक वाला फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ये प्लस में, ये माइनस में, लेकिन ये वाला बाय पीएनएल ये वही लेके जाना चाहता हूं वापस से जो आपको हम सिखा रहे हैं। कौन सी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं? ये वाली। ये वाला पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे किसी ने नहीं लिखा है तो मैं वापस लेके जाऊं क्या उस स्लाइड के ऊपर कि लिख लिया है? आप बोले तो आगे चलता हूं बेटा। अरे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आया क्या? चलिए। और मैंने आपको ऑप्शन तो दे ही रखा है बेटा, सुबह सुबह क्लास में जितना ज्यादा पढ़ेंगे बेटा उतना बेनिफिट है, क्योंकि जल्दी टाइम पे सिलेबस होगा, उतनी ही एमसीक्यू क्वेश्चन की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अपन को प्रैक्टिस करनी है बेटा। क्वेश्चन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, सुन लेना। पढ़ना तो हर बार होता ही है, प्रैक्टिस बहुत कम होती है। तो यही मेजर सब्जेक्ट है हमारा, और इसकी आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा, तब पेपर भले कैसा भी आए, टफ आए इजी आए, आपकी प्रैक्टिस होगी तो मजा आएगा। तो अपन चाहते हैं ये बेटा कि मॉर्निंग में आप ज्यादा पढ़े, और उसके बाद में जो आपको लगता है कि सर मेरे को वापस से देखना चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाके आप आराम से देख सकते हैं, वो भी आपके सूटेबल टाइम पे। अरे फायदा है कि नहीं बेटा? सूटेबल टाइम ही आप मान लो जब देखिए, यहां तो क्लास का टाइम फिक्स है। चलिए ठीक है बेटा। सर इसके आगे कुछ लिखा है, आप बोलेंगे पॉइंट? अरे नॉन कैश आइटम के अंदर इसके आगे वाले पॉइंट आप बोलेंगे क्या? इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। अरे इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ का पॉइंट तो समझ में आ जाएगा क्या बेटा? बोले नहीं सर, ये भी बता दीजिए आप एक बार। इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ का पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, वो मैं वापस से लेके चलता हूं उसी स्क्रीन पे। इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ का पॉइंट आपको कैसे समझना है बेटा? ये यहां पर जैसे मान लीजिए, ये फिक्स असेट्स के अंदर मान लीजिए गुडविल दे रखी है। क्या दे रखी है? गुडविल। अब ये गुडविल जो दे रखी है, मान लीजिए ये गुडविल यहां पर 2020 के अंदर दे रखी थी 50,000, और यहां हो गई जीरो, मतलब डैश है, कुछ भी नहीं है। तो बताइए ये गुडविल पहले 50 थी, बाद में जीरो हुई, तो गुडविल का क्या हुआ? सेल होती है गुडविल? मैंने आपको बताया बेटा गुडविल कभी भी सेल नहीं होती है, गुडविल परचेज हो सकती है। अगर अपन किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो हमने उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी बताई थी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो मैंने आपको कंपनी के अंदर भी बताया था, और आपको गुडविल वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था। बोला हाँ सर। तो बेटा अपन यहाँ पर गुडविल परचेज जरूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2020 के अंदर 50 है और 2021 के अंदर 1 लाख हो गई,
तो हम ये लिखेंगे बेटा कि इस बार गुडविल परचेज हुई है, और जो गुडविल परचेज होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बोले क्या बात कर रहे हैं सर? अरे हाँ बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और ये देख लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पे होगा, और यहाँ पर मैंने लिखा बेटा परचेज ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। अरे ये वाली पॉइंट ये तब आता है बेटा जब आपकी गुडविल का पॉइंट इस तरह से हो। किस तरह से? जब यहां पर पहले 50,000 और बाद में 1 लाख हुई हो, तब हम मानेंगे गुडविल बढ़ी कहां से, हमने परचेज की होगी। लेकिन जब गुडविल कम होती है तो आप ये मत अज्यूम करिए कि गुडविल सेल हुई होगी, क्योंकि गुडविल कभी सेल होती नहीं है। ये हम क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर गुडविल क्या हुई है बेटा? रिटर्न ऑफ हुई है। रिटर्न ऑफ का फिगर आप निकाल देना, पहले 50 था बाद में 0 हो गया, तो पूरी की पूरी रिटर्न ऑफ होगी। रिटर्न ऑफ कितने से हुई है सर? गुडविल रिटर्न ऑफ जो हुई है वो हुई है बेटा 50,000 से। और उसके बाद में अगर यहाँ पर 20 लिखा आ जाता तो यहाँ पर अपन लिखते गुडविल रिटर्न ऑफ तो हुई है लेकिन 30 से हुई है। और ये हमें कहां पर लिखना है बेटा? ये वही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, जहां पर मैं अभी आपको दिखा रहा था कि इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ, ये वहां का पार्ट है बेटा। इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ ये यहां का पार्ट है बेटा। अरे ये समझ में आया क्या बेटा? चलते हैं आगे वाले पॉइंट भी थोड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी अपन देखेंगे। एक तो मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बता दिया बेटा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में दो सिस्टम होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर इंक्रीज होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर इंक्रीज होता है, मतलब आपने क्या किया होगा, प्रोविजन बनाया होगा, तो फिगर प्लस में आएगा बेटा। तो फिगर किस में आएगा? प्लस में। और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब फिगर किस में आएगा बेटा? माइनस में आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया था बेटा, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मिलेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आप चेक करिए, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आती है बेटा। इसी के आगे एक मैं स्लाइड ले लेता हूं। ये मान लीजिए ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर एक पॉइंट आता है बेटा करंट लायबिलिटीज। क्या आता है बेटा? करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर बेटा करंट लायबिलिटीज के अंदर बहुत सारे सब हेड होते हैं, उसमें एक हेड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मान लीजिए लिखा हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में क्या सिचुएशन हो सकती है? ये 2021 है और ये 2020 है। सिचुएशन ये हो सकती है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज भी हो सकता है। पहले 0 था, मतलब इसको आपको वहां पर 0 नहीं दिया हुआ है बेटा, ऐसे डैश किया हुआ है। बोले हाँ सर। और उसके बाद में यहाँ पर 10,000 हुआ, मतलब आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया है कि नहीं बनाया बेटा? पहले अगर 0 था और 0 के बाद में आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ पर 10,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना होगा। क्या एंट्री हुई होगी बेटा? पीएनएल डेबिट हुआ होगा और टू प्रोविजन। तो पीएनएल डेबिट हुआ होगा और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हुआ होगा। तो बताइए, मैंने आपको बताया कि जहां पर पीएनएल डेबिट होता है, जहां पर प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, उसको वापस से ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। इसको बनाने से प्रॉफिट तो कम हुआ है मेरा, प्रोविजन को बनाने से क्या कम हुआ है? प्रॉफिट तो कम हुआ होगा। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये हो गया कि आपके जो नेट प्रॉफिट जो आपने लिखा होगा वो आपने कम लिखा होगा। लेकिन इसमें कैश का कहां आउटफ्लो हुआ? प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, जैसे सैलरी पे करते हैं प्रॉफिट कम होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? कैश भी कम होता है। रेंट पे किया, प्रॉफिट कम हुआ लेकिन कैश का भी आउटफ्लो हुआ। लेकिन एक बात बताइए कि जब मैंने यहाँ पर प्रोविजन बनाया बेटा, तो जरूर मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन बताइए यहाँ पर क्या कैश का आउटफ्लो हुआ? क्या? बोले नहीं हुआ सर। बेटा इसको ऐड करना पड़ता है। ये वो सिचुएशन है बेटा जब हम बात करते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज यहां से पता चल जाएगा। डिक्रीज भी होगा तो भी यहीं से पता चलेगा। मान लीजिए पहले प्रोविजन ज्यादा था, 15,000 था। अब किसी को पता चला कि भी हमारे इतनी बैड डेट्स होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी कोई संभावना ही नहीं है, 5,000 फालतू ही, उसको खत्म कर दीजिए। पहले 15 था, बाद में कितना हो गया? 10 हो गया है। बताइए प्रोविजन कम हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ सर कम हुआ है। तो प्रोविजन को कम किया होगा तो आपने प्रॉफिट में ट्रांसफर किया होगा। इस सिचुएशन में प्रॉफिट बढ़ा होगा। देखिए आपने एंट्री की होगी बेटा इस सिचुएशन की, ये वाली, तो आपने एंट्री की होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू पीएनएल किया होगा। बोले हाँ सर। अब इस सिचुएशन में आपने प्रॉफिट तो इंक्रीज किया, प्रॉफिट तो क्या किया? इंक्रीज किया, लेकिन क्या हमारे पास कैश आया है? क्या? बोले नहीं आया सर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसको वापस से माइनस करना पड़ता है। क्या आपको बात समझ आई क्या बेटा? ये यहां तक ये दोनों चीज समझ आई क्या? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, जो मैं लिखता भी जाऊंगा और हो सकता है मेरे को इसको हटाना भी पड़े, क्योंकि मेरे पास जगह कम है और हो सकता है मैं एक और स्लाइड आगे ले लूंगा।
क्या इसके बाद में कोई पॉइंट बताएगा बेटा? मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है बेटा, वो है अभी जो बचा हुआ है, मेरे को लगता है इससे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट नहीं है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। ये भी प्लस में आता है बेटा ना, किस में आता है? इंटरेस्ट पेड, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है बेटा, इंटरेस्ट पेड में भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है, पीएनएल डेबिट होगा, उस सिचुएशन में इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कोई आपसे पूछे कि सर ये इंटरेस्ट पेड यहां पर क्यों ऐड करते हैं, यहां पर तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। हाँ बेटा हुआ होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेड तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से हमने इंटरेस्ट पेड को माइनस कर दिया ना यार, दो बार थोड़ी करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर इंटरेस्ट पेड को क्या कर रहे हैं बेटा? ऑपरेटिंग में वापस ऐड कर रहे हैं। यहां तक मेरे को लगता नहीं है कि कोई समस्या है, लेकिन पहले ही मैं सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट पेड का फिगर कैसे निकलता है, उसके बाद में मैं अगली स्लाइड पे आऊंगा। अरे ये पहले सिखाऊं क्या इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग कैसे निकलता है? अरे ये सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट निकलेगा नहीं बेटा, कभी कभार छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा कि बताइए इंटरेस्ट पेड कितना आएगा। अरे सीखिए क्या अपन यस सर। इसको सीखते हैं, उसके बाद में कोई सीखने वाला पॉइंट है ही नहीं है। इसके बाद में ये नॉन कैश आइटम के अंदर सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे, और सीखने वाला तो पॉइंट कोई बचेगा भी नहीं, ये तो मैं आपको विद गारंटी कह देता हूं। अगर कोई जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखवाया होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखाया है, तो वो तो सीधा नीचे लिखा आएगा कि आपके डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हुए, तो वो पॉइंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर होगा तो लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बेटा। लेकिन ये सब चीजें लिखी हुई नहीं आती है, ये इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग है, ये लिखा हुआ नहीं आता है, इसको कैसे सीखते हैं वो देखिए। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग को मैं आपको सिखाता हूं अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड मतलब ये वाली स्लाइड। ये मैंने प्रोविजन वाला ट्रीटमेंट समझा दिया बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब मैं आपको सिखा रहा हूं इंटरेस्ट पेड का फिगर कैसे आता है। और अगर यही इंटरेस्ट पेड बेटा वापस कहां जाना है पता है क्या? यही फाइनेंसिंग में जाना है। इसको सीखने के दो फायदे हैं। सर क्या क्या फायदे हैं? अरे इंटरेस्ट पेड को सीखने के फायदा ये है बेटा कि आपको जब भी इन्वेस्टमेंट, सॉरी अपने क्या बोलते हैं इसको, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट पेड के पॉइंट ऑपरेटिंग में भी काम आ जाएंगे, और वही पॉइंट फाइनेंसिंग में भी काम आ जाएंगे। ऑपरेटिंग में किस में लिख लेंगे आप? प्लस में लिख लेंगे, और वही फाइनेंसिंग में आप किस में लिख लेना? माइनस में लिख लेना। लेकिन फिगर बिल्कुल सेम होगा, अगर ऑपरेटिंग में आएगा तो ही वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में भी जाएगा, अदरवाइज कहां से जाएगा? आएगा वो हमेशा दोनों जगह आएगा। सर ये कहां से आता है? देखिए आप बैलेंस शीट तो जानते ही बेटा, बैलेंस शीट में एक मैंने अभी करंट लायबिलिटीज है लिखा था, वैसा क्या वैसे एक और हाइड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, होता है क्या बेटा? हाँ उसमें सर लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा आता है, बिल्कुल आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग से मतलब नहीं होता, अब इसमें बहुत बार क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में मान लीजिए दे दिया आपको 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। अब मान लीजिए ये डिबेंचर है यहां पर 1 लाख रुपीज के, और यहां पर भी है 1 लाख रुपीज के। केस देखते रहना, दो तीन केस बताऊंगा बेटा अलग अलग, कैसी कैसी सिचुएशन आ सकती है, जितना मेरे को याद आएगा वो तो मैं यहां बता दूंगा, और बाकी सारी सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। जितनी अपन कोशिश करेंगे सारी सिचुएशन यही खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन में आपको एक भी अलग सिचुएशन मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई होगा तो अपन वहां पर देखेंगे। देखिए बेटा यहां पर डिबेंचर दे रखा 1 लाख, यहां पर भी डिबेंचर देखा 1 लाख। बच्चे केवल इसको फाइनेंसिंग का पार्ट मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? फाइनेंसिंग में एक चीज आती है आपको, मैंने आपको बताया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, और वो बताया होगा कि भाई क्या कैश का आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, तो वहां पर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर बताया था बेटा? बोला हाँ सर। तो इसमें तो ना तो कोई इश्यू हुआ है ना कोई रिडेम्पशन हुआ है। बिगिनिंग में भी कितने थे बेटा? 1 लाख थे। एंडिंग में भी कितने हैं? 1 लाख है। ना तो कोई इश्यू हुआ ना कोई रिडेम्पशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये तो बताइए आप। अरे आप ये मान के चल रहे हैं कि सर हमें ये तो पता है कि हमारा ना तो इश्यू हुआ है ना ही क्या हुआ है, रिडेम्पशन हुआ है, ये तो मैं भी मानता हूं। ये देखो आप, ये लॉन्ग टर्म, ये सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, इसमें मैंने आपको लिखवाया होगा इंटरेस्ट पेड। अब आपने पैसा कहां कहां से लिया होगा? प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर से लिया होगा। बोले हाँ सर, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर से लिया होगा। और कहां से लिया होगा? प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब लोन वगैरह भी हो सकता है, तो ये सब चीजें हो सकती है। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेड करना है। अब आपने डिबेंचर इश्यू किए कि नहीं किए वो एक अलग बात है, लेकिन क्या आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोले से इंटरेस्ट तो 100% पे करना पड़ेगा। अरे पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? मतलब 2020 के अंदर आपने लोगों से कितना ले रखा है? 1 लाख ले रखा है। अब 2021 के अंदर भी कितना ले रखा था? 1 लाख ही था, मतलब और तो कुछ नहीं लिया। लेकिन क्या आपको इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है? इस सिचुएशन में बहुत इजी कैलकुलेशन है। हमें क्या करना है, सीधा डिबेंचर कितने परसेंट है बेटा? 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर का मतलब उसके ऊपर
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है, वो है 8%। और किसका निकालना बेटा, तो 1 लाख का 8%, 1 लाख का 8%, और वो कितना आएगा बेटा 8,000। तो ये दो जगह जाएगा बेटा ये 8,000, एक तो जाएगा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, और ये तो जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, वो तो जाएगा प्लस के अंदर, और यही 8,000 जाएगा इंटरेस्ट पेड, और वो जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर, वो लेस में जाएगा। अरे आ रही बात समझ में कि ये दोनों चीजें, ये तो बहुत सिंपल कंडीशन बताइए, पहली कंडीशन समझ में आएगी आपको। अभी आगे मैं आपको थोड़ा टफ बताऊंगा, बीच में इश्यू भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। चलिए ये तो आपको समझ में आ गई होगी, मेरे को लगता है बहुत इजी है बेटा, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये चीज कंफ्यूज हो सकते हैं। सर आपने बताया कि 1 लाख का 8% है, 1 लाख कौन से, ये वाले कि सर ये वाले, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन तब होगा बेटा जब आपके फिगर अलग अलग आएंगे। मान लीजिए ये डिवेंचर पहले थे 1 लाख के और बाद में हो गए, ये डिवेंचर पहले थे 1 लाख के और बाद में हो गए मान लीजिए 2,50,000 के। बताइए बेटा कि पहले डिवेंचर कितने थे बेटा, तो 1 लाख थे, और बाद में डिवेंचर कितने हुए, तो 250 हुए। अब आपको अगर इंटरेस्ट देना है सर तो हम इसके ऊपर दें या इसके ऊपर दें बेटा, अरे कंफ्यूजन है कि नहीं है बेटा, मतलब 1 लाख के ऊपर दें कि 250 के ऊपर दें। ये 250 कैसे हुआ ये तो पता है कि आपको सबको, पहले ये 250 कैसे हुआ होगा बेटा, आपने क्या किया होगा, बिगिनिंग में 1 लाख रुपीज, मतलब जब साल शुरू हुआ होगा, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताता हूं। मतलब बिगिनिंग का मतलब ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2020 की बात है, 1 अप्रैल 2020 ये बिगिनिंग हुआ साल का, और इसमें 1 अप्रैल 2020 को मेरे जो डिबेंचर दे रखे थे वो 1 लाख दे रखे थे। मतलब 1 अप्रैल 2020 को लोग कितने रुपए मांगते थे बताइए आप, 1 लाख। 1 लाख 31 मार्च 2021 मान लीजिए, और यहां पर आपको जो डिबेंचर दे रखे हैं, मतलब यहां पर आपसे जो लोग पैसा मांगते हैं वो 2,50,000 मांगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, ज्यादा कैसे हो गया, अरे ये जो साल है ना बेटा 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च, ये जो 12 मंथ है ना बेटा, इस 12 मंथ में, इस 12 मंथ के ड्यूरेशन में आपने क्या किया होगा, या तो आपने क्या डिबेंचर इश्यू किए होंगे, और डिबेंचर जो इश्यू किए होंगे 12 मंथ में क्या किया हो, डिबेंचर इश्यू किए होंगे, और डिबेंचर इश्यू किए होंगे कितने के किए होंगे, वो 1,50,000 के किए होंगे। अरे किए होंगे कि नहीं किए होंगे, बोले हाँ सर 1,50,000 के इश्यू किए होंगे। यस सर। तो 1,50,000 के जो डिबेंचर इश्यू किए होंगे, अब हम जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो तो लिखेंगे 150। बोले ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो इंटरेस्ट पेड वाला पॉइंट समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे को लगता है कि आज की क्लास यही खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट पेड के बाद में मैं कोई टॉपिक बता नहीं पाऊंगा क्योंकि क्लास में टाइम भी 15 मिनट ही बचा है। तो आप ये मान के चलिए कि आज अगर 15 मिनट्स में इंटरेस्ट पेड का कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कैश फ्लो पूरा हो गया। कल से क्या करेंगे सर, कल से मैं आपको एक बार स्पीड से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वापस से बता दूंगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कल से ही क्वेश्चन में मेरी स्क्रीन पे जो टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। यहीं पर बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा, आप ये मत सोचना कि छोटे छोटे मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं होगा। पूरी की पूरी जो पेज होगा, फोटो होगा, वो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखेगा, आप अपनी बुक अपने पास में लेके बैठना, और उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, आप अपनी कॉपी में करना और मैं मेरी स्क्रीन पे यहां पर करूंगा लैपटॉप के अंदर। अब देखिए सर, यहां तक समझ में आया सर कि बिगिनिंग के अंदर हमारे डिबेंचर थे 1 लाख थे और ये थे 2,50,000। एक बार इन डिबेंचर का हिसाब छोड़े, एक बार अपन बेसिक हिसाब करेगा, बोले कराऊं सर आप। बेसिक हिसाब का मतलब ये है कि मैं अपनी क्लास के अंदर किसी बच्चे का नाम लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा है पंकज, मान लीजिए मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट है, मैं हूं विनोद, मेरे को पैसों की क्या करनी रिक्वायरमेंट है, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने पंकज से 1 लाख रुपए लिया। किसने लिया बेटा, विनोद ने लिया है, पंकज ने दिया है। पंकज ने 1 लाख रुपए दिया, और दिए किसको है बताइए, विनोद को, और विनोद ने 1 लाख रुपए लिए। किससे लिए बेटा, पंकज से। अब आप बताइए बेटा, पंकज ऐसा कोई सेवा तो करेगा नहीं बेटा, इसको कोई बेनिफिट होगा तभी तो देगा। पंकज को मैंने बोला है कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दे दूंगा। कितने परसेंट दे दूंगा, बोले ठीक है सर।
कोई बात नहीं, बैंक हमको 4% इंटरेस्ट देती है। केवल कितने परसेंट देती है? 4%, 5%, 6%। आप मेरे को कम से कम 10% तो दे रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल मैं दे रहा हूँ आपको 10%। अब बताइए बेटा, अगर मैं एक तारीख बताऊं कि 31 मार्च 2021 की बात बताऊं, अगर ऐसे ही बताऊं कि आप मेरे को बताइए कि सर इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। अगर आपके घर वालों ने पूछा कि भाई साहब हमने एक काम किया हुआ है कि मैंने एक जने को उधार दे रखे, बताइए मेरे को उससे कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए। पंकज ने मान लीजिए किसी से पूछा कि देखिए मीत आप मेरे को एक बात बताइए कि 1 लाख रुपीज मैंने विनोद को दिए थे और 10% इंटरेस्ट पे दिए थे, बताइए मेरे को यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले मीत का क्या क्वेश्चन होना चाहिए पता है क्या? अगर मीत समझदार है तो मीत का सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पंकज देखिए ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला आप ये बताइए कि आपने जो 1 लाख रुपीज दिए थे उसकी कोई डेट तो बताओ यार। ऐसे तो मैं कैसे बताऊंगा कि आपने ये इंटरेस्ट कैसे लेना है? अरे ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा बेटा, बताते रहना। ये मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, फिर डिबेंचर पे लेके चलूंगा। पैसे जब उधार देते हैं तो क्या डेट की जब रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है बेटा? चलिए, किसी किसी को पता भी हो सकता है, किसी किसी को पता भी। अरे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो डेट के हिसाब से होगी बेटा। मतलब ये मीत हमें बोल रहा है कि आपने 1 लाख रुपीज दिए, मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 मिनट में करके बताता हूं, लेकिन आप बताइए कि आपने ये 1 लाख रुपीज कब दिए। बोले कि फिर पंकज ने बोला कि सर ये तो मैंने दिए थे आपको 1 अक्टूबर 2020 को दिए थे। अच्छा अच्छा। बोले अब कोई चिंता नहीं है, 1 अक्टूबर 2020 को आपने दिए थे विनोद को, तो बोले इंटरेस्ट निकालो सर। अरे मैं निकालता हूं, कितने रुपए दिए बोलो सर? 1 लाख रुपीज दिए। कितने परसेंट बोला इंटरेस्ट की रेट का? बोले 10% बोला सर, ये 10%। और मल्टीपल बाय आप बताइए कि कितने मंथ काउंट हो गए। अरे आप जब इंटरेस्ट उससे ले रहे हैं तो कब ले रहे हैं? 31 मार्च को ले रहे हैं, और आपने जो पैसा दिया है वो कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। तो आप मंथ काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 6 मंथ का इंटरेस्ट लेगे कि नहीं लेगे? बोले लेगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा सर? 5,000 रुपीज आएगा। बोले हाँ सर, 5,000 रुपीज उससे ले लीजिए आप। तो मतलब विनोद इंटरेस्ट पे करेगा। विनोद इंटरेस्ट क्या करेगा? पे करेगा। कितने रुपए पे करेगा? 5,000। और पंकज है वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, वो कितना करेगा बेटा? 5,000। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? ये कोई मैसेज किया, कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। चलिए, यहां तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम आगे का हिसाब और आगे चलते हैं। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है बेटा कभी कभार कि पंकज, अगले साल की बात करता हूं, मान लीजिए यहां तक तो हो गया, ये तो 31 मार्च 2021 तक का हो गया। मैं इंटरेस्ट पे भी कर चुका हूं, किसको? पंकज को। लेकिन बताइए क्या मैंने अभी तक पंकज को प्रिंसिपल पे किया क्या? मतलब प्रिंसिपल का मतलब अभी तक जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख इसका पेमेंट किया क्या? बोले वो तो नहीं किया। तो मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि 31 मार्च 2021 को पंकज अभी भी मेरे से कितने रुपए मांगता है बेटा? 1 लाख। बोले 5,000 तो दे दिए सर। अरे 5,000 आपने इंटरेस्ट का दिया बेटा। 31 मार्च 2021 को पंकज मेरे से कितना मांगता है? 1 लाख। और मैं आपको 31 मार्च 2022 को अगर मैं मेरा हिसाब बताऊं और मैं बोलूं कि पंकज मेरे से 2,50,000 मांगता है, तो आपको थोड़ा सदमा लगेगा, नहीं लगेगा? सदमा मतलब कुछ अलग लगेगा, नहीं लगेगा? बोले ऐसा कैसे हो गया यार, या तो इसमें और उधार लिया है और पैसे मांगने ज्यादा कैसे लगेगा? अगर पंकज 31 मार्च 2021 को मेरे से कितना मांगता था? 1 लाख मांगता था, तो 31 मार्च 2022 को भी 1 लाख ही होता है यार। पड़ा पड़ा थोड़ी ज्यादा होगा। अरे पड़ा पड़ा ज्यादा नहीं हुआ है। मैंने इस साल के दौरान ड्यूरिंग दिस ईयर मैंने पंकज से 1,50,000 का और कहीं कहीं से पैसा लिया होगा। बोले हाँ सर, ये बात तो बराबर है, अदरवाइज तो कैसे हो सकता है? तो अब बताइए बेटा कि 31 मार्च 2022 को अगर मेरे को इंटरेस्ट देना है, वापस से पंकज कहा जा रहा है? मीत के पास। ये ऊपर वाला कैलकुलेशन हटा रहा हूं जो मैंने कर दिया है। अब मैं आ रहा हूं 31 मार्च 2022 पे। किस पे आ रहा हूं बेटा? 31 मार्च 2022 पे। अरे 31 मार्च 2021 तक तो हिसाब समझ में आ गया क्या बेटा? बोले हाँ सर। अब देखिए 31 मार्च 2022 को मेरे से पंकज कितना मांगता है, मेरे को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। पंकज को हिसाब नहीं आ रहा बराबर, मान लीजिए ऐसा कि पंकज को पता नहीं। पंकज ने पूछा मीत से कि मीत यार अभी मैं उससे कितना लूं। मीत बोलेगा देखो यार क्या लेना है, ये 1 लाख रुपए तो आपको इंटरेस्ट लेना ही, 1 लाख तो पहले का ही है। अरे इसके ऊपर तो लेना कि नहीं लेना? बोले हाँ इसके ऊपर तो लेना यार। तो 1 लाख के ऊपर कितने परसेंट लेना? वही 10% लेंगे। लेकिन इस बार कितने महीनों का लेके बताइए? अरे ये 1 लाख रुपीज तो बिगिनिंग से है बेटा, पूरे साल यूज किए 1 लाख रुपीज तो।
अरे किए कि नहीं किए पूरे साल? यस सर। अरे ये तो पूरे साल 1 लाख रुपीज तो पूरे साल यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर 150 भी तो आपने और दिए। बोला हाँ दिए है। तो 150 के ऊपर कितने परसेंट? 10%। लेकिन ये 150 कब दिए इसकी भी मेरे को क्या बताइए, डेट बताइए। अरे ये क्वेश्चन मीत के सामने आएगा कि नहीं आएगा? मीत पूछेगा कि नहीं पूछेगा पंकज से कि नहीं पंकज अगर आप मेरे को 150 आपने कब दिए वो डेट बता दीजिए। पंकज ने बोला कि मैंने तो अभी 31 मार्च 2022 को ही दी है। तो 31 मार्च तो मतलब लास्ट डे को दिया है, तो मतलब कुछ इंटरेस्ट तो कहां से लगेगा? इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब इसका ऊपर तो इंटरेस्ट जीरो लगेगा। और वो बोले कि मैंने तो आपको ये पैसा जो दिया था वो कब से ही दे दिया इनको। कब से का मतलब 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2021 को ही दे दिया था। तो 1 अप्रैल को दे दिया होगा। अगर 1 अप्रैल 2021 को अगर इन्होंने 1,50,000 दे दिया होगा, तो 1 अप्रैल 2021 से बताइए 31 मार्च 2022 तो कितना होगा बेटा? अरे 12 महीना हो जाएगा क्या? तो फिर 12 महीनों का लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? अगर पंकज बोलता है कि मैंने इनको पैसा 1 अप्रैल को नहीं दिया, 30 सितंबर को दिया, तो फिर कितने महीने हो जाएंगे? सितंबर का महीना खत्म हो जाएगा बेटा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर यहाँ पर कितने मंथ का कैलकुलेट होता है बेटा? 6 मंथ का। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे होती है कि नहीं होती? आप सब जानते हैं, मेरे को लगता है आप सब बच्चों को पता होगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। अरे सही बोला है क्या मैंने? यस सर। अरे अगर ये डिबेंचर वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा नहीं यार, कि भाई आप मंथ बता दीजिए और रेट बता दीजिए। तो मंथ बता देंगे और रेट बता देंगे तो हम तो आराम से निकाल देंगे कि आपके कितने रुपए का पैसा दे रखा है, कितने मंथ के लिए दे रखा है और कितने परसेंट रेट बोल रखा है, वो हम निकाल देंगे आराम से। लेकिन देखिए बेटा, कभी कभार क्या होता है, चलिए बहुत अच्छा बेटा, बहुत सारे बच्चों ने यस सर बोला है, मतलब इनको पता चला है। ये तो कॉन्सेप्ट घर के हैं, ये मैंने कोई कंपनी के नहीं बताया, और यही कॉन्सेप्ट हमारे कंपनी में भी चलते हैं। देखो बेटा, अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन कंडीशन के अंदर जहां पर हमने छोड़ा था। अब दो सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। पहली सिचुएशन कि पहले कितने थे? 1 लाख थे, बाद में कितने थे बेटा? 250 थे। और आपको यह भी पता चला है बेटा कि ये भी पता चल गया है कि आपने 150 के डिबेंचर और इश्यू किए, मतलब लोगों से 1 लाख रुपीज तो ले ही रखे थे और आपने लोगों से 150 और लिए। ये भी आपको चीज पता चल गई है। बोले हाँ सर, ये तो आपने बता दिया है। इसका मतलब यही हुआ क्या बेटा? पहले डिबेंचर अगर 1 लाख के और बाद में थे 250 के, इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 लाख के ऊपर तो आपको पूरे 12 महीनों का देना ही है। 1 लाख के ऊपर कितने परसेंट देंगे? हमारे डिबेंचर कितने परसेंट है बेटा? 8%। 8% दे देना, और कितने मंथ का दे देना? 12 मंथ का, क्योंकि ये तो पूरे 1 लाख रुपीज है। वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए होंगे, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो गए और 31 मार्च 2021 तक यूज किया होगा। बोले हाँ सर, लेकिन बीच में जो 150 जो इश्यू है उसका, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई लिखा हुआ नहीं आता बेटा, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना है। बोले क्यों सर? हम ये मानेंगे बेटा कि ये जो 150 जो और इश्यू है बेटा, हम ये मानते हैं कि वो साल के एंड में इश्यू है। साल के एंड में मतलब 31 मार्च 2021 को इश्यू है। अगर मान लीजिए 150 के डिबेंचर यहां इश्यू हुए होंगे 31 मार्च 2021 को, तो क्या 0 दिन या 1 दिन का कोई इंटरेस्ट होता है क्या बेटा? बोले नहीं होता सर। तो फिर मैं आपको कंडीशन क्या बता देता हूं। कंडीशन ये है कि अगर डिबेंचर और इश्यू हुए हैं और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो डिबेंचर कब इश्यू हुए, डेट नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब आपको ये मानना है कि वो डिबेंचर साल के एंड में इश्यू हुए होंगे और उसके हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये मेरी कंडीशन है। ये पहली कंडीशन आपको पता चली होगी। पहली कंडीशन ये है कि डिबेंचर और इश्यू हुए हैं, डिबेंचर और इश्यू हुए हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चल रहा है कि डिबेंचर कब इश्यू हुए। उस सिचुएशन में जो और डिबेंचर इश्यू हुए उसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि डिबेंचर साल के एंड में इश्यू हुए होंगे। ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सिचुएशन आएगी। और शॉर्टकट बताओ क्या? शॉर्टकट ये है कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है बेटा, तो इंटरेस्ट पेड हमेशा किस पे निकालिए? ओपनिंग पे निकालिए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको किस पे निकालना है? शॉर्टकट तो ये है कि ओपनिंग पे निकाल दीजिए। ये ओपनिंग है 1 लाख रुपीज, 1 लाख के ऊपर निकाल दीजिए। सर लिखा हुआ भी तो आ सकता है, लिखा हुआ आ सकता है बेटा। लिखा हुआ आता तो और बढ़िया हो जाता, आपने तो कुछ समस्या ही नहीं है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ आता कि ये मैंने ओपनिंग पे कब निकाला बेटा, ये जो 8000 जो मेरा आंसर आया था ये कब होगा? इन द सिचुएशन ऑफ नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि ये डिबेंचर कब इश्यू हुए थे, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं थी। इस सिचुएशन में मैंने ये किया। अब देखिए मैं नीचे लिखता हूं, फिर मैं यहां लिखूंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ आएगा बेटा, वो पढ़ लेना। अब अगर हो तो देखना, नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ होगा कि 8% डिबेंचर इश्यूड
एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब समझा आप बेटा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब ये भी 1 अप्रैल को इश्यू हो गया बेटा। 1 अप्रैल 2021 को पहले 1 लाख तो लोग मांगते ही थे, बोले यस सर, ये तो 8% है, ये 12 मंथ का। और उसके बाद में जो 150 जो डिवेंचर आपने इश्यू किए हैं उसके ऊपर भी 8%, और वो भी 12 मंथ का, क्योंकि वो भी बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल 2020 को ही इश्यू कर दिए और हम 31 मार्च 2021 को कैलकुलेशन कर रहे हैं। बोले हाँ सर, तो इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे बेटा। 1 लाख के ऊपर 8% तो वही वापस 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 8,000। और यहां पर आएगा 12,000। कितना आएगा बेटा? 12,000। तो दोनों मिला के कितना आएगा बेटा? वो आएगा 20,000। ये किस सिचुएशन में करना है बेटा? ये उस सिचुएशन में करना है जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि डिबेंचर जो इश्यू हुए हैं वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुए। क्या हुआ बेटा? बिगिनिंग का मतलब समझ जाओ कि यहीं पर इश्यू हो गया है, तो इस पे तो देना ही है, और जो इश्यू है उसके ऊपर भी देना है। एक चीज और लास्ट, कि मान लीजिए क्या डिबेंचर यहां लिखा आ गया होता कि एंडिंग में इश्यू है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे एंडिंग में तो कोई दिक्कत है क्या? एंडिंग में सीधा आंसर क्या आएगा? 8,000 आएगा। मान लीजिए यहां पर लिखा आया होता कि डिबेंचर जो आपने इश्यू किए एंडिंग ऑफ द ईयर किए, तो ये वाला काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंडिंग का मतलब 31 मार्च 2021 को ही हुए इशू। एडिशनल डिबेंचर जो 1,50,000 के डिबेंचर इशू हुए वो तो 31 मार्च 2021 को ही हुए, तो उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल 1 लाख के ऊपर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना है, इसके ऊपर नहीं देना है बेटा। तो वो उसका आंसर कितना रहता? 8,000 रहता है। अरे ये बिगिनिंग और एंडिंग तो समझ में आया क्या बेटा? और डेट दे दे जाए तो क्या करेंगे आप लोग? डेट दे दी जाती तो क्या करना? और इजी, डेट दे दी जाए तो ये पहली वाली के तो आंसर आना ही है, सेकंड वाली की डेट होती मान लीजिए, ना तो एंडिंग होता और ना बिगिनिंग होता। एंडिंग की सिचुएशन में क्या होता है बेटा? केवल और केवल ध्यान रखना कि जो एंडिंग में डिबेंचर इश्यू हुए उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है, बिगिनिंग वाले पे ही देना केवल। और अगर बिगिनिंग लिखा जाए तो मतलब बिगिनिंग के ऊपर भी देना है और एडिशनल इश्यू की उसके ऊपर भी देना है। ये मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी है। अब सूची सुनिए, मान लीजिए यहां पर लिखा आ जाए कि 8% डिबेंचर इश्यू एज ऑन एट नहीं बेटा, एज ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अरे ये एडिशनल डिबेंचर की बात कर रहा है। 150 के जो डिबेंचर इश्यू है वो 1 अक्टूबर को हुए। इस 1 लाख में तो कोई चेंज है नहीं, ये तो बिगिनिंग से ही लेना है। लेकिन जो 150 के ऊपर जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे 8% के हिसाब से, तो वो बेटा 6 मंथ की करनी पड़ेगी। क्या डेट का भी डिफरेंस में आया क्या? तो इससे 6,000 आ जाएगा। कितना जाएगा बेटा? 6,000। तो 8,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 14,000। अरे कोई दिक्कत है क्या बेटा? नो सर। मतलब मैंने ये कोशिश करके बताया बेटा कि देखिए डिबेंचर जब आप एडिशनल इश्यू करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, डिबेंचर जब एडिशनल इश्यू करते हैं तो क्या ध्यान रखना है उस सिचुएशन में? आपको यह ध्यान रखना है कि वो डिबेंचर जो इश्यू किए एडिशनल, क्या वो साल के शुरुआत में ही कर दिए थे? क्या वो साल के एंडिंग में तो नहीं हो रहे कहीं? और एंडिंग में हो रहे तो बेटा कोई एक दिन का इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो फिर हमें उस जो एडिशनल डिबेंचर इश्यू किए उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वो डिबेंचर बिगिनिंग में इश्यू हुए होंगे तब देखो देना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, आप भी समझदार है। तो ये मैंने तीनों सिचुएशन बताई है बेटा। बिगिनिंग में भी इश्यू हो सकता है एडिशनल डिवेंचर, एंडिंग में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है। ये मैंने आपको तीनों बताया और डेट भी दे रखी हो सकती है, कोई भी स्पेसिफिक डेट हो सकती है। अरे यहां तक क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं कि यस नहीं कर सर। चुके? अगर इंटरेस्ट का टॉपिक समझ में नहीं आएगा बेटा तो क्या होगा कि बेटा ये दो जगह काम आएगा। ऑपरेटिंग का भी आंसर आपके रॉन्ग आ सकता है और फाइनेंसिंग का भी आंसर फिर रॉन्ग आएगा बेटा। मतलब नेट जो इफेक्ट आएगा ऑपरेटिंग से हो या नेट इफेक्ट हो फाइनेंसिंग से, दोनों में मिस्टेक आएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड के लिए मैंने स्टार लगाया था, कुछ नहीं करना बेटा। जो मैंने बताया या आपने इतने फास्ट में शायद लिखा नहीं होगा, कुछ नहीं करना। जब भी आप फ्री हो, रात में 10 बजे फ्री हो, 11 बजे फ्री हो, जब भी हो, अगर थोड़ा बहुत भी नेट बच जाता है तो वो वीडियो जरूर देखना है जो हम रिकॉर्ड करते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपने लिखा हुआ होगा ना कॉपी में, उसको देख देख के रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से मैंने पढ़ा था इस क्लास में। इतना एक्चुअली क्या होता है बेटा, याद नहीं रहता है। 45 मिनट्स की या 50 मिनट की क्लास होती है, आपको पता है हमारी। तो 45 टू 50 मिनट की जब क्लास होती है तो इतनी सारी चीजें क्या क्या याद रखोगे आप? कुछ ये तो लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, उसके लिए मैंने ये बताया। बोले ठीक है सर ये तो कर लेंगे। फिर और कल नहीं बताएगी क्या? बेटा कल मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन मतलब पहले किसके कराऊंगा? इंटरेस्ट की ही प्रैक्टिस करूंगा। अभी तक ये कंडीशन इसमें और हो सकती है, कंडीशन मैंने जो बताई बेटा और भी हो सकती है। क्या डिबेंचर बेटा कम नहीं हो सकते क्या? कल मैं ऐसा काम करूंगा कि जैसे यहां पर डिबेंचर कितना है बेटा 1 लाख के, और मैं यहां पर डिबेंचर अगर मान लीजिए 0 कर दूं तो मतलब डिबेंचर कुछ बचे ही नहीं, तो एडिशनल इश्यू की जगह यहां पर डिबेंचर का क्या हो रहा है बेटा? रिडेम्पशन हो रहा है। उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं
वो हम कल और सीखेंगे। इंटरेस्ट का काम खत्म नहीं कर रहा हूं, कल मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरेस्ट के लेके भी आऊंगा और आपको ये एक लास्ट कंडीशन बची है वो बता दूंगा। आ रही बात सुनिए क्या बेटा? तो आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं बेटा। वापस से कल मिलेंगे हम मॉर्निंग के अंदर, उसी टाइम पे मिलेंगे। हो सकता है मकर संक्रांति को छुट्टी उट्टी रखे तो बढ़िया ही है, नहीं रखे तो आपको तो वही टाइम पे ज्वाइन होना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की घर पे, और कोई भी समस्या आए तो फोन करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सोनिया।